यार अक्सर जब किसी चोट या बीमारी की बात होती है ना, हुँ। तो दिमाग में एक बहुत ही साफ तस्वीर बनती है। हाँ, बिल्कुल। जैसे कोई एक्सरे रिपोर्ट हो, एग्ज़ैक्टली। मतलब मान लीजिए किसी की हड्डी टूट गई है, हुँ। तो एक्सरे फिल्म पर वो टूटी हुई सफेद लाइन बिल्कुल साफ नजर आ जाती है। हाँ। डॉक्टर बस उंगली रखता है और कहता है कि देखिए यहाँ दिक्कत है और इसे ऐसे जोड़ेंगे। और वो जो स्पष्टता है ना, वो हमें एक सुकून देती है, हम्म, क्योंकि हर चीज़ सामने है। बिल्कुल यार। हम इंसानों को चीजें साफ साफ देखना और उन्हें अलग अलग खानों में बांटना बहुत पसंद है। हुँ। लेकिन जब बात यौन हिंसा और उससे जुड़े मानसिक आघात की आती है, जो ट्रॉमा होता है, हाँ, तो ये एक्सरे मशीन वाली सोच पूरी तरह से फेल हो जाती है। सही कहा आपने। मतलब हम एक ऐसे परिदृश्य को देख रहे होते हैं, जो बहुत ही धुंधला और उलझा हुआ है। असल में ये एक तरह का डायग्नोस्टिक मडी वाटर है। मुडी वाटर, हुँ। मतलब जहां कुछ भी साफ नहीं दिखता। हाँ, एक ऐसी स्थिति जहाँ कुछ भी सिर्फ आँखों से देखकर या किसी एक टेस्ट से नहीं समझा जा सकता। यहाँ घाव शरीर पर ही नहीं होते, बल्कि दिमाग में, यादों में और इंसान के अपने वजूद पर होते हैं। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारा समाज अक्सर इन अदृश्य घावों को अपने पुराने पैमानों से नापने की कोशिश करता है। बिल्कुल, जो पैमाने खुद बहुत जर्जर हो चुके हैं। और यही वजह है कि आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारा मिशन इसी धुंधलेपन को साफ करना है। आज हम यौन हिंसा, ट्रॉमा और हमारे समाज में फैली भ्रांतियों की परतों को उधेड़ने वाले हैं। और इसके लिए हमारे पास आज बहुत सारा डेटा है। हाँ, जानकारी का पूरा भंडार है हमारे पास। हमने दिल्ली की सड़कों पर ब्रूट इंडिया के इंटरव्यूज से लेकर अमेरिका की न्यूरोसाइंस लैब्स तक की रिसर्च खंगाली है। इसमें बांग्लादेश की सोशियोलॉजिकल स्टडीज हैं और टेडेक्स और लैड बाइबल से पुरुष सर्वाइवर्स के अनुभव भी शामिल है। साथ ही बीबीसी और इंडिया टाइम्स की कुछ बहुत ही ग्राउंडेड रिपोर्ट्स भी हैं। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हो रहा है, बल्कि उसकी गहराई में जाके समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम्म, मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें उस एक सवाल को उठाना चाहिए जो हर ऐसे मामले में सबसे पहले उछाला जाता है। हाँ, वो घिसा-पिटा सवाल कि उसने विरोध क्यों नहीं किया। एग्जैक्टली। या फिर वो चिल्लाए क्यों नहीं, वो वहां से भागे क्यों नहीं। यार ये सवाल मुझे हमेशा से बहुत अजीब लगता है। अजीब ही नहीं, ये तो एक तरह का हथियार है जो सर्वाइवर पर ही शक पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। मेरा मतलब है, अगर किसी पर अचानक कोई अप्रत्याशित हमला होता है, तो उसका दिमाग उस वक्त क्या प्रोसेस कर रहा होता है? लोग ये उम्मीद कैसे कर लेते हैं कि कोई इंसान उस भयानक तनाव में एक एक्शन हीरो की तरह लड़ेगा? यही पर न्यूरो साइंस एक्सपर्ट जिम हॉपर की रिसर्च हमारी आंखें खोलती है। वो समझाते हैं कि जब इंसान किसी चरम खतरे का सामना करता है, तो वो जानबूझकर कोई फैसला ले ही नहीं रहा होता। अच्छा, तो फिर फैसले लेता कौन है? हमारे दिमाग की जो डिफेंस सर्किटरी है ना, हम्म, वो अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। ये इवोल्यूशन की देन है। इस स्थिति में दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम करना बंद कर देता है। एक सेकंड, इससे थोड़ा खोल कर समझते हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिक और प्लानिंग करता है। हाँ, बिल्कुल। वही हिस्सा जो सही गलत का फैसला करता है, वो अचानक से शट डाउन हो जाता है। यार ये तो बहुत क्रेजी है। मतलब जब मुझे सोचने समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है, अपनी जान बचाने के लिए लॉजिक लगाने की जरूरत है, ठीक उसी वक्त वो हिस्सा स्विच ऑफ हो जाता है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है। ये तो एक तरह से सर्वाइवल के लिए बहुत खराब डिजाइन हुआ है ना। जैसे किसी कंप्यूटर पे आपने बहुत भारी सॉफ्टवेयर चला दिया हो और उसका प्रोसेसर पूरी तरह से हैंग हो गया हो। ए वाह! कंप्यूटर के हैंग होने वाला आपका ये उदाहरण बिल्कुल सटीक है। लेकिन ये डिज़ाइन खराब नहीं है। सदियों के इवोल्यूशन में ये हमारे बचने का सबसे कारगर तरीका रहा है। वो कैसे? जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हैंग होता है, तो इंसान बॉटम अप अटेंशन मोड में चला जाता है। मतलब सर्वाइवर का ध्यान सिर्फ उस खतरे की सबसे डरावनी चीज पर अटक जाता है। डरावनी चीज? जैसे हमलावर का चेहरा या कोई हथियार। हाँ, या फिर कोई खास गंध? जिम हॉपर बताते हैं कि खतरे के समय सिर्फ फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो वाला रिस्पॉन्स नहीं होता, एक तीसरा रिस्पॉन्स भी है। तीसरा रिस्पॉन्स कौन सा है? इसे फ्लॉप कहते हैं। फ्लॉप मतलब शरीर का काम करना बंद कर देना। बिल्कुल। जब दिमाग ये कैलकुलेट करता है कि हमलावर बहुत ताकतवर है और भागना या लड़ना नामुमकिन है, तो शरीर सुन्न हो जाता है। हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर अचानक गिर जाते हैं। बाप रे। इंसान एक तरह से लकवाग्रस्त हो जाता है और बिना किसी शराब या नशे के भी वो इस चरम डर के कारण बेहोश हो सकता है। प्रकृति में कई जानवर शिकारियों से बचने के लिए मरने का नाटक करते हैं ना। हाँ हाँ, वो पॉसम वाले वीडियो देखा है मैंने। बिल्कुल, ये फ्लॉप रेस्पॉन्स उसी का एक रूप है। यार ये जानकारी तो उस पूरे नैरेटिव की जड़ें ही हिला देती है, जहां सर्वाइवर के सुन्न पड़ जाने को उसकी सहमति मान लिया जाता है। सही बात है। अगर मैं इस न्यूरोसाइंस को कानूनी जांच से जोड़कर देखूं, तो पुलिस हमेशा पूछती है कि पहले क्या हुआ, फिर उसने क्या किया, फिर तुम कहाँ गए। और एक परफेक्ट टाइमलाइन मांगती है। एग्जैक्टली।
लेकिन अगर दिमाग इस फ्लॉप स्टेट में था तो यादें तो एक सीधी फिल्म की तरह रिकॉर्ड ही नहीं हुई होंगी ना। बिल्कुल नहीं। जिम हॉपर इसे डिफरेंशियल इनकोडिंग कहते हैं। आघात के समय दिमाग एक वीडियो रिकॉर्डर की तरह काम नहीं करता। यादें टूटे हुए कांच के टुकड़ों की तरह दर्ज होती हैं। मतलब सिर्फ कुछ पल याद रहते हैं। हाँ, एक आवाज, एक रंग या दर्द का एक पल। जब पुलिस किसी सर्वाइवर पर एक सिलसिलेवार कहानी सुनाने का दबाव डालती है तो सर्वाइवर उन गैप्स को भरने की कोशिश में कंफ्यूज हो जाता है। और फिर जांचकर्ताओं को लगता है कि सर्वाइवर बार बार बयान बदल रहा है और झूठ बोल रहा है। जबकि असल में वो उस ट्रॉमा से गुजरे हुए दिमाग के काम करने का नेचुरल तरीका है। यार ये तो बहुत बड़ा आई ओपनर है। हमारा पूरा लीगल सिस्टम इस उम्मीद पर टिका है कि इंसान एक मशीन है। और मजे की बात यह है कि ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हर इंसान पर लागू होता है, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो। बिल्कुल, और यहीं पर हमारी चर्चा का अगला पहलू बहुत दिलचस्प हो जाता है। हमने टेडेक्स और लैड बाइबल के उन स्रोतों को देखा जहां पुरुष सर्वाइवर्स अपनी कहानी बता रहे थे। हाँ, और जब न्यूरोसाइंस का ये फ्लॉप रिस्पॉन्स किसी पुरुष के साथ होता है तो समाज का रवैया कुछ और ही हो जाता है। टेडेक्स स्पीकर लैंडन विलकॉक की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। लैंडन मतलब समाज के पैमानों पर एक टिपिकल हाइपर मैस्कुलिन इंसान थे। बिल्कुल, भारी वेट लिफ्टिंग करते थे, समंदर के बीच ऑयल रिग पर काम करते थे, शरीर से बहुत मजबूत। लेकिन जब उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ तो उनका दिमाग भी उसी फ्लॉप रिस्पॉन्स में चला गया। वो खुद को बचा नहीं पाए। और इसके बाद का जो ट्रॉमा था उसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और उनका वजन लगभग 50 पाउंड तक गिर गया। मैं कल्पना कर सकता हूं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। एक तरफ समाज ने उन्हें बचपन से सिखाया है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द कमजोर नहीं पड़ सकता। हाँ, वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का दबाव। और दूसरी तरफ वो भयानक सच्चाई कि एक पल के लिए उनका अपना ही शरीर उनके कंट्रोल में नहीं था। जब एक पुरुष सर्वाइवर मदद मांगने जाता है तो उसे अपनी मर्दानगी की झूठी छवि और अपने मानसिक दर्द के बीच चुनाव करना पड़ता है। और ये बहुत घुटन भरा होता है। बिल्कुल यार, ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है ना, कि मैं मजबूत हूं फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया, ये उन्हें अंदर ही अंदर घुटने पर मजबूर कर देता है। और जब वो हिम्मत करके बाहर आते भी हैं तो सिस्टम उनका मजाक उड़ाता है। लैड बाइबल पर जो सर्वाइवर की कहानी थी उसमें एक बार के अंदर उनके ड्रिंक में नशा मिलाया गया था। और फिर उनके साथ रेप हुआ। हाँ, और वो भी उसी सुन्न कर देने वाले सदमे से गुजरे जब उनके मन में आत्महत्या के विचार आने लगे और उन्होंने पुलिस से संपर्क किया तो पुलिस का शुरुआती रवैया बेहद असंवेदनशील था। मतलब पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी। जांच अधिकारी इस बात को पचा ही नहीं पा रहे थे कि एक हट्टे-कट्टे पुरुष का रेप कैसे हो सकता है। यार मतलब ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी सिर्फ पुरुषों को ही नहीं मार रही बल्कि पूरे सिस्टम को अंधा कर रही है। सही बात है। ये सिस्टम के भीतर बैठे लोगों को ये यकीन ही नहीं करने देती कि पुरुष भी विक्टिम हो सकते हैं। और अगर हम समाज की इस अंधी सोच को थोड़ा और गहराई से देखें तो ब्रूट इंडिया की वो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आती है। ओह, वो दिल्ली की सड़कों वाला इंटरव्यू। हाँ, आम लोगों से यौन हिंसा के कारणों के बारे में पूछा गया था। यार मुझे वो जवाब सुन के सच में घबराहट हो रही थी। लोगों की मानसिकता कितनी प्रदूषित है वो उन चंद मिनटों के वीडियो में साफ दिखता है। लोग यौन हिंसा को जस्टिफाई करने के लिए महिलाओं के कपड़ों को दोष दे रहे थे। और कुछ कह रहे थे कि बाहर निकलने के समय या पश्चिमी सभ्यता की वजह से ऐसा होता है। कुछ का तो यहाँ तक कहना था कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका सीधा मतलब है कि अगर अपराध हुआ है तो पीड़ित की भी कोई ना कोई गलती जरूर रही होगी। यार ये तर्क कितना खोखला है। बिल्कुल बेतुका है। कपड़ों या पीड़ित के व्यवहार को दोष देना तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि कोई आपके बैंक में घुसकर डकैती कर ले और आप चोर को पकड़ने के बजाय बैंक के वॉल्ट को दोष देने लगे कि तुमने अपनी दीवारें और मजबूत क्यों नहीं बनाई। एग्जैक्टली या तुम बैंक में इतना कैश रखते ही क्या हो। ये पूरी तरह से अपराधी के कृत्य को ढकने की कोशिश है। और इसी मानसिकता को तोड़ने का काम बांग्लादेश की वो सोशियोलॉजिकल स्टडी करती है। उस रिसर्च ने साबित किया कि समाज में ये जो धारणा है कि रेप सिर्फ किसी अनियंत्रित शारीरिक इच्छा का परिणाम है वो पूरी तरह से गलत है। तो फिर असली वजह क्या बताई उन्होंने? रिसर्च बताती है कि रेप दरअसल समाज के नैतिक पतन का एक लक्षण है। ये शारीरिक इच्छा का नहीं बल्कि शक्ति, वर्चस्व और दूसरे इंसान पर नियंत्रण स्थापित करने का एक क्रूर हथियार है। वाह, और ये बात इतिहास से भी बहुत मजबूती से साबित होती है। जैसे पाकिस्तान का वो मुख्तारन माई वाला केस। हाँ, उस घटना में शारीरिक इच्छा का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। वहां तो उनके परिवार के किसी सदस्य पर एक आरोप लगा था और उसकी सजा के तौर पर बदले की भावना से गांव की पंचायत ने बाकायदा ये फैसला सुनाया कि मुख्तारन माई का गैंग रेप किया जाएगा। अरे बाप रे। ये इस बात का सबसे खौफनाक उदाहरण है कि कैसे रेप का इस्तेमाल एक समुदाय को नीचा दिखाने, अपना वर्चस्व स्थापित करने और बदला लेने के लिए एक औजार के रूप में किया जाता है।
अब यार ये सब सुनकर मेरे दिमाग में एक सीधा सा सवाल आता है। क्या? अगर यौन हिंसा की जड़ें इस हद तक शक्ति और पितृसत्ता में धसी हुई हैं, तो क्या सिर्फ संसद में नए कानून बना देने से जमीन पर कुछ बदलेगा? फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देने से क्या वो सोच बदल जाएगी? इसका जवाब हमें हमारी न्याय प्रणाली की वर्तमान हालत में मिलता है। जब समाज की सोच में खोट हो ना, तो कानून लागू करने वाला सिस्टम भी उसी खोट के साथ काम करता है। मतलब कानूनों का असर नहीं हो रहा? बीबीसी की रिपोर्ट इसी ढांचागत विफलता को उजागर करती है। 2012 के भयावह दिल्ली गैंगरेप के बाद पूरे देश में बहुत गुस्सा था। उसके नतीजे में कड़े कानून बने, फांसी की सजा का प्रावधान आया और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए। हाँ, मुझे याद है वो समय। सबको लगा था कि अब बदलाव आएगा। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि 2019 के अंत तक अदालतों में 1,45,000 मामले पेंडिंग थे। 1,45,000? तो फिर वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स किस बात की हुए यार? वही तो। और अब इसकी वजह शायद वही है जिस पर हमने पहले बात की। पुलिस सर्वाइवर से एक परफेक्ट कहानी मांगती है, जो न्यूरोलॉजिकली मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल। जब वो कहानी नहीं मिलती तो सबूत कमजोर होते हैं, बचाव पक्ष सवाल उठाता है और केस सालों साल खिंचता चला जाता है। लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट में एक और भयानक बात थी। क्या? जो कानून सुरक्षा के लिए बने थे, उनका उल्टा इस्तेमाल हो रहा है। जब सहमति की उम्र यानी एज ऑफ कंसेंट को 18 वर्ष किया गया, तो मकसद बच्चों को बचाना था। लेकिन अब इसका इस्तेमाल कई माता पिता अपनी ही बेटियों की आज़ादी छीनने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? अगर कोई 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की अपनी मर्जी से किसी के साथ भाग जाती है या शादी कर लेती है, तो उसके माता पिता लड़के के खिलाफ रेप या पॉक्सो का झूठा केस दर्ज करा देते हैं। यार ये तो सिस्टम का बिल्कुल ही गलत इस्तेमाल है। उषा का मामला इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। हाँ, उषा के मामले में तो हद ही हो गई थी। उसे अपने ही माता पिता के खिलाफ ट्रैफिकिंग का केस दर्ज कराना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने उसे किसी और को बेच दिया था। और जब उसने विरोध किया तो कानूनों का दुरुपयोग करके उसे डराने की कोशिश की गई। मतलब जिन कानूनों को पितृसत्ता से लड़ने के लिए बनाया गया था, वो उसी पितृसत्ता के हाथों का खिलौना बन गया है। और जब हम सिस्टम की इस नाकामी की बात करते हैं, तो हमें ये भी समझना होगा कि ये सिस्टम हर किसी को एक समान रूप से फेल नहीं करता। जो समाज के निचले पायदान पर हैं, उनके लिए स्थिति और भी बदतर है। जिसे डबल मार्जिनाइजेशन कहते हैं। हाँ, दोहरा शोषण। माया का उदाहरण इसी वास्तविकता को सामने लाता है। माया एक दलित महिला है, जिसे उच्च जाति के एक व्यक्ति ने लगातार परेशान किया और फिर उसका रेप किया। और जब उसने पुलिस के पास जाकर मदद मांगी, तो मुझे यकीन है कि उसे न्याय नहीं मिला होगा। न्याय तो बहुत दूर की बात है। सामाजिक और पुलिस के दबाव में आकर उसे उसी रेपिस्ट से शादी करनी पड़ी। क्या बात कर रहे हो? उसी रेपिस्ट से शादी? हाँ, और शादी के बाद उसे लगातार जाति सूचक गालियां दी जाती थीं, पीटा जाता था और अप्राकृतिक यौन कृत्य करने के लिए मजबूर किया जाता था। बाप रे। यहाँ शोषक सिर्फ उसका पति नहीं था, बल्कि उसकी जाति भी उसका शोषण कर रही थी। और बदायूं कांड भी यही दिखाता है कि कैसे सिस्टम शुरुआती जांच में ही कमजोर तबके की बातों को खारिज कर देता है। यार, अभी आपने माया के केस में कहा कि उसे अपने रेपिस्ट से शादी करनी पड़ी और फिर शादी के बाद उसका उत्पीड़न जारी रहा। यहीं से हम यौन हिंसा के उस सबसे आम लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले रूप पर आते हैं। आप वैवाहिक बलात्कार यानी मैरिटल रेप की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हम अजनबियों से डरते हैं, डाक गलियों से डरते हैं, लेकिन जो हिंसा घर की चारदीवारी के अंदर और समाज की नजरों में पूरी तरह से लीगल है, उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। इसके पीछे का जो कानूनी इतिहास है ना, वो बहुत ही सदमे में डालने वाला है। अमेरिका के बेनिस और रेसिक के रिसर्च पेपर ने इसकी ऐतिहासिक जड़ों को समझाया है। वो 1736 वाला कोई कानून था ना? हाँ, 1736 में एक ब्रिटिश जज हुए थे, सर मैथ्यू हेल। उन्होंने लॉर्ड हेल डॉक्ट्रिन दिया था। इस डॉक्ट्रिन की बुनियाद यूनिटीज थ्योरी पर टिकी थी। और ये थ्योरी क्या कहती है? इसका मानना था कि शादी के बाद पति और पत्नी दो अलग इंसान नहीं रह जाते, वो एक सिंगल कानूनी इकाई बन जाते हैं। लेकिन उस सिंगल इकाई का जो मुखिया था वो तो सिर्फ पति था। मतलब पत्नी का अपना कोई स्वतंत्र वजूद ही नहीं, वो एक तरह से पति की संपत्ति मान ली गई। बिल्कुल। और इसी आधार पर यह सिद्धांत गढ़ा गया कि विवाह का मतलब है एक इररिवोकेबल कंसेंट, यानी अपरिवर्तनीय सहमति। इसका सीधा सा मतलब ये निकाला गया कि जब कोई महिला शादी करती है तो वो एक बार में ही अपने पति को अपनी जिंदगी भर की सहमति दे देती है। हाँ, वो कभी ना नहीं कह सकती। लॉरा एक्स जैसी एक्टिविस्ट्स ने दशकों तक संघर्ष किया, तब जाके पश्चिमी देशों में 1970 और 80 के दशक में कानून बदले गए। और भारत में हम आज भी उसी बेतुके सिद्धांत का बोझ ढो रहे हैं। इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट इसी कड़वी सच्चाई को सामने लाती है कि भारत में आज भी आईपीसी की धारा 375 के तहत पति द्वारा किया गया यौन उत्पीड़न अपराध नहीं है, बशर्ते पत्नी की उम्र 15 साल से ऊपर हो।
यार, ये धारणा कि शादी का सर्टिफिकेट आपके अपने ही शरीर पर आपके मौलिक अधिकारों को हमेशा के लिए खत्म कर देता है, ये इंसानियत के खिलाफ है। और इसके नतीजे कितने भयानक हैं वो आंकड़े बताते हैं। भारत में लगभग 99.1% यौन हिंसा की घटनाएं कभी रिपोर्ट ही नहीं होती। अरे बाप रे। और एक महिला के लिए किसी अनजान व्यक्ति की तुलना में अपने ही पति द्वारा यौन उत्पीड़न का शिकार होने की संभावना 17 गुना अधिक है। 17 गुना? हाँ, और रिसर्च बताती है कि मैरिटल रेप 3 मुख्य पैटर्न में होता है। पहला है बैटरिंग, जहां पति पूरी तरह से शारीरिक हिंसा और मारपीट के साथ रेप करता है। और बाकी दो? दूसरा है फोर्स्ड ओनली, जहां मारपीट नहीं होती लेकिन शारीरिक ताकत का इस्तेमाल सिर्फ यौन संबंध बनाने के लिए किया जाता है। और तीसरा है ऑब्सेसिव, जहां असामान्य या पीड़ादायक यौन फैंटेसी पत्नी पर थोपी जाती है। और इन तीनों ही मामलों का मूल उद्देश्य सिर्फ पावर और कंट्रोल है। लेकिन यार, जब भी भारत में मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की बहस छिड़ती है, तो एक बहुत ही अजीब तर्क दिया जाता है। कौन सा तर्क? कहा जाता है कि अगर इसे अपराध बना दिया गया तो झूठे केसों की बाढ़ आ जाएगी और विवाह नामक संस्था टूट जाएगी। मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर किसी विवाह की बुनियाद ही डर और रेप पर टिकी है, तो वो संस्था तो पहले ही टूट चुकी है ना। ये तर्क पूरी तरह से जमीनी हकीकत से कटा हुआ है। अगर घर के अंदर हिंसा हो रही है तो आप उस विवाह को बचा नहीं रहे हैं, आप सिर्फ उस महिला को कानूनी सुरक्षा से वंचित कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप कहें कि घरेलू हिंसा को अपराध मत मानो, वरना लोग तलाक ले लेंगे। एक हिंसक ढांचे को बचाए रखने के लिए किसी इंसान के बुनियादी अधिकारों को कुचल देना किसी भी सभ्य समाज की निशानी नहीं है। यार, आज की इस पूरी चर्चा ने सच में कई चीजों पे एक नया नजरिया दिया है। हमने शुरुआत उस एक्सरे मशीन के उदाहरण से की थी, और अब समझ में आ रहा है कि ट्रॉमा के घाव सिर्फ शरीर पर नहीं होते। बिल्कुल। ये घाव हमारे दिमाग की बायोलॉजिकल बनावट में, हमारे समाज के खोखले ढांचों में और सदियों पुरानी उन परंपराओं में रचे बसे हैं जो आज भी हमारी सोच चला रही हैं। और ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम सर्वाइवर्स को बिना जज किए समझ सकें, चाहे वो पुरुष हो जो समाज की टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के डर से अपने दर्द को छिपा रहा है, या वो महिला हो जो उसी लीगल सिस्टम का शिकार हो रही है जिसे उसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था, या फिर वो पत्नी हो जो अपने ही घर में अपने शरीर के अधिकारों से वंचित है। ट्रॉमा किसी एक सांचे में फिट नहीं बैठता। बिल्कुल। जाते जाते लोगों के लिए ये एक सोचने वाली बात है कि हम जो फिल्में देखते हैं, जो पॉप कल्चर कंज्यूम करते हैं, वो हमारे दिमाग में कैसी तस्वीर बनाते हैं। वो हमें डराते हैं। हाँ, वो हमें यही सिखाते हैं कि असली खतरा कोई अजनबी होता है जो रात के अंधेरे में किसी सुनसान गली में छुपा होता है। लेकिन आज की हमारी चर्चा ये साबित कर दी है कि कई बार सबसे बड़ा खतरा रोशनी में, समाज के बनाए सुरक्षित घरों में और हमारे अपने दिमाग के भीतर हो रहा होता है। सही बात है। जब तक हम अपने मीडिया और समाज के इस नैरेटिव पर सवाल नहीं उठाएंगे, तब तक शायद हमारी सोच कभी नहीं बदलेगी, और जो घाव एक्सरे में नहीं दिखते, वो हमेशा उस अंधेरे में ही रहेंगे।